नमस्कार, मैं जी के वर्मा नवजागरण जी के जी चैनल में आप सबों को स्वागत है। ये मैं न्यूटन के गति का नियम चल रहा हूँ, फिजिक्स का चैप्टर चल रहे हैं और आज जो है न्यूटन के गति के नियम का दूसरा और तीसरा। मैंने पहला न्यूटन के गति का नियम इसके पहले वीडियो मैंने डाल दिया हूँ, जो भी नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के पहले पार्ट जो वीडियो न्यूटन का है गति का नियम वो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने जड़त्व के नियम ही बताया और बल की परिभाषा ही बताया है। इसमें भी मैं संवेग का नियम बताऊंगा, न्यूटन का दूसरा नियम और न्यूटन का तीसरा नियम। थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, जिनको प्रॉब्लम होगा कमेंट करें, उन पूछे। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करें। देखना है सबसे पहले संवेग। न्यूटन के दूसरे नियम को हम पढ़ने से पहले संवेग को थोड़ी सी अध्ययन कर लेते हैं। संवेग में कहता है क्या कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के उसके द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। समझ ना, संवेग किसे कहते हैं? किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग बराबर हम लिखते हैं, देखिए यहाँ कि वेग गुना द्रव्यमान, वेग गुना द्रव्यमान, ठीक है ना। संवेग जो है हमेशा सदिश राशि होता है। जो भी मैं बात कर रहा हूं न्यूटन के नियम की बात, तो सीधी रेखा में, और सीधी रेखा जिसमें दिशा निश्चित हो वो सभी सदिश राशि होती है। जिसमें दिशा अनिश्चित हो, दिशा का कोई मान नहीं हो, वो क्या होती है? अदिश राशि। संवेग सदिश राशि है। यह भी अपना बल अपने सीधी रेखा में लगाती है, तो इसकी दिशा निश्चित होती है, जिस कारण इसे भी हम लोग क्या कहते हैं? सदिश राशि। ठीक है, क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले बात हम कर रहे हैं न्यूटन के द्वितीय नियम का। न्यूटन के द्वितीय नियम में हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो उसमें संवेग की महत्ता सबसे ज्यादा है। इसलिए कि मैंने न्यूटन का प्रथम, दूसरा और तीसरा नियम मैंने पढ़ाया। इससे पहले मैंने प्रथम नियम पढ़ाया और दूसरा और तीसरा पढ़ाने से पहले संवेग पढ़ाया। संवेग के विषय में आपने पढ़ लिया, अध्ययन कर लिया, जिससे कि न्यूटन के द्वितीय नियम के विषय में समझने में काफी आसान होगा। तो चलिए न्यूटन के द्वितीय नियम की परिभाषा हम देते हैं। कहते हैं क्या कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग की परिभाषा समझ गए थे। यहाँ कहता है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। हम एक बार और देख लेते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम का परिभाषा। थोड़ी सी आप ध्यान दीजिएगा कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन, किसी वस्तु के संवेग, कोई वस्तु है उसका संवेग है। संवेग मतलब समझते हो क्या? द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और वेग। तो यहां कर रहे हैं किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल, जो उस वस्तु पर आरोपित बल होता है, यानी परिवर्तन के समय परिवर्तन करने के लिए जो आरोपित बल लगता है, आरोपित बल के समानुपाती होता तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होती है। यानी जिस ओर बल लगता संवेग में परिवर्तन के लिए बल की दिशा उसी ओर लगती है। ठीक है, अब आते हैं, कहते हैं संवेग में, न्यूटन के द्वितीय नियम का ही बात कर रहे हैं। संवेग में जो आरोपित बल लगा उसे हम लोग F से सूचित कर दिए। किससे? F से। और बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण जो हुआ उसे स्मॉल a से। ठीक है,
बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण को स्मॉल ए से और आरोपित बल को कैपिटल एफ से, ठीक है ना। अब वस्तु का द्रव्यमान वो उसको भी हम स्मॉल एम से, यानी द्रव्यमान को एम से, त्वरण को स्मॉल ए से, आरोपित बल को एफ से, कैपिटल एफ से आरोपित ये अंकित किए तो हम कह सकते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम का जो सूत्र होता है F बराबर एम ए, F बराबर एम ए, इसको आपको याद रखना है। ये भूलिएगा नहीं, कई बार एग्जाम में आपको ये पूछेगा कि न्यूटन के द्वितीय नियम का जो सूत्र है क्या है, F बराबर एम ए। अब कहते हैं कि न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, ठीक है ना। जो दूसरे नियम है वो बल का व्यंजक प्राप्त होता है। और एक चीज और कभी कभी आएगा कि न्यूटन का दूसरे नियम प्रथम नियम का ही एक भाग है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि न्यूटन के कौन सा नियम है जो प्रथम नियम का ही भाग आता है, तो ये दूसरा नियम। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया है। क्यों? ये दोनों एक दूसरे से तुलनात्मक है। अब बात करते हैं उदाहरण, न्यूटन के द्वितीय नियम का उदाहरण। हम जो है ना उदाहरण बताएंगे कि हथौड़ा से कील को ठोकने पर, हथौड़े को कील से ठोकने पर कील को उसी ओर अंदर जाना, जिस ओर बल लग रहा हथौड़ा से लग रहा उसी ओर अंदर वो बाहर जाता, अंदर घुसता है कील। जिसे दीवार में हम लोग कई बार हथौड़ा ठोकते हैं कील को, जिसे हम लोग काटी कहते हैं, ठीक है ना। बोलचाल की भाषा में हम लोग काटी कहते हैं, उसे हम कील को जब ठोकते हैं। या कभी कभी खुट्टा को देखते हैं ठोके। ग्रामीण क्षेत्रों में मवेशियों को बांधने के लिए जो है एक खुट्टा ठोका जाता है। उस जिस ओर हम खुट्टा ठोकते हैं खुट्टा उसी ओर अंदर जाता हुआ भी न्यूटन का द्वितीय नियम। और एक चीज और, जो बच्चे तैयारी करते हैं, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, जो फिजिकल की तैयारी अभी हाल में जो आर्मी की तैयारी या बिहार पुलिस से कर रहे हैं, उसमें भी हम लोग देखते हैं क्या कि हम फानते हैं 3 फीट, 3.5 फीट, 4 फीट, 4.5 फीट जो फानते हैं, फानने के आगे हम लोग मिट्टी को खोद देते हैं। क्योंकि जब हम फानते हैं तो उस मिट्टी या बालू रखते हैं, जिससे क्या हमें चोट कम लगता है। यह भी न्यूटन का द्वितीय नियम याद रखिएगा। यहाँ भी आपका फिजिक्स साइंस यहाँ भी आपका लग रहा है और यहाँ भी न्यूटन का द्वितीय नियम हुआ उदाहरण भी बन जाएगा आपको। जो हम लोग मिट्टी को खोद देते हैं या बालू गिराते हैं कूदने से पहले, जिससे चोटें कम लगती है। और अगर नहीं खोदेंगे, पक्का रहेगा, सीमेंट का रहेगा, कूदेंगे तो चोट लगेगा। वह न्यूटन का तीसरे नियम आ जाएगा, याद रखिएगा। वह नियम का तीसरे नियम आएगा। लेकिन हम खोद देते हैं, बालू गिराते हैं, उस पर कूदते हैं, चोट नहीं लगता है, गद्देदार होती है, वह न्यूटन का दूसरा नियम। उदाहरण और स्प्रिंग, गाड़ी की स्प्रिंग देखे होंगे, जिसे आप लोग बोलचाल की भाषा में शॉकर कहते हैं, शॉकर। उसमें स्प्रिंग लग रहा था मोटे मोटे, चाहे बाइक हो या गाड़ियां बड़े बड़े हो या छोटे, जो भी गाड़ियां होता है सभी में लगा होता है शॉकर। वह स्प्रिंग भी न्यूटन का द्वितीय नियम का उदाहरण है। और अगर आप रखना होगा तो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो बॉल को जब कैच करते हैं, कैच करने वक्त हाथ को पीछे की ओर लेते हैं। यह पीछे की ओर लेना यानी चोटें कम लगना, यह भी न्यूटन का क्या है, द्वितीय नियम का उदाहरण है। तो इस प्रकार का जो भी रहेगा वो सभी न्यूटन का द्वितीय नियम का ही उदाहरण होगा। समझिए, क्लियर हो गया? आपने समझ गया कि न्यूटन का प्रथम नियम, पहले वीडियो न्यूटन का द्वितीय नियम का संवेग की परिभाषा मैंने दिया, न्यूटन की परिभाषा का द्वितीय नियम और उसका उदाहरण भी। अब हम लोग तृतीय नियम, न्यूटन का तीसरा नियम यानी लास्ट न्यूटन के द्वारा दी गई नियम चलेंगे। तो न्यूटन ने तीसरे नियम में क्या कहा, इसको देखना होगा। न्यूटन ने कहा कि प्रत्येक क्रिया के बराबर,
प्रत्येक क्रिया, हम लोग सुबह से शाम तक जो भी काम करते हैं या जो क्रिया करते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, वह न्यूटन का तीसरे नियम कहलाते हैं। समझे? प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, वो न्यूटन का तीसरा नियम कहलाता है। ठीक है ना? उदाहरण में हम लोग चलते हैं, उदाहरण बहुत हो, जिसे हम लोग कभी कभी हम देखते हैं कि तालाब में हम लोग तैरते हैं, तैरने के बाद क्या हाथ पीछे छोड़ते हैं यानी ठेलते हैं पानी को, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह भी न्यूटन का तीसरा नियम है। दूसरे नंबर कहते हैं कि न्यूटन का तीसरे नियम में नाव के किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की हट जाना। आप नाव किनारे लाते हैं और उससे जब कूदते हैं तो कूदने के बाद पैरों से वो ठेला जाता है और तब हम लोग क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं। जितना हम पैरों में बल लगा करके धरती को बल देंगे उतना हम आगे की ओर भागेंगे। आप देखते हैं जब हम कूदते हैं तो नीचे जोर से बल लगाते हैं पैरों पर, जिनके पैरों में अधिक बल है उसकी ऊंचाई अधिक जाएगी। यहाँ भार और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, भार और द्रव्यमान तो है ही, लेकिन हमारे पैरों की बल पर भी निर्भर करता है। इसलिए पैरों से जितने बल नीचे लगाएंगे हमारी कूद, हमारी जो है ऊपर उठना उतना ही अधिक होगा। फिजिक्स में, साइंस में ये चीज आपको ध्यान देना होगा कि आपकी फिजिकल भी निकलती है, उसमें भी आपको साइंस छुपा है, और साइंस की जानकारी अच्छी है तो आप आसानी से, कमजोर विद्यार्थी भी फिजिकल में क्वालिफाई करते हैं अगर साइंस मजबूत है तो। वहां देखिएगा तो नीचे जितना बल लगाएंगे ऊपर उतनी हमारी पोजीशन ऊपर उठेगी। तो आ देखिएगा ये कह रहा है कि किनारे से, नाव के किनारे से कूदने पर नाव क्या होता है, पीछे की ओर हटता है। क्यों? क्योंकि बल जो लगाते हैं पैरों से, इसलिए तो वो नाव पीछे की हटता है और तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। रॉकेट के उड़ाने में, जो रॉकेट हम लोग उड़ाते हैं उसमें भी न्यूटन का तृतीय नियम, जितना वो नीचे प्रेशर देगा, बल देगा, उतना ऊपर रॉकेट जाएगा। वो जितना नीचे देता है उसी गति से ऊपर वो उठता है, इसलिए इसमें भी न्यूटन का तृतीय नियम लगता है। उसके अलावा बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का देना। बंदूक से जो गोली चलाते हैं और चलाने के बाद देखते हैं बंदूक पीछे की ओर धक्का देता है। कभी कभी आप लोग जरूर देखे होंगे जब कोई हमारे फौजी भाई या स्थानीय लोकल थाना क्षेत्र के सिपाही जब गोली चलाते हैं या ट्रेनिंग लेते हैं, उस समय अगर आप लोग देखे होंगे तो बंदूक उसे दी जाती है और कंधे के बीच का जो होता भाग उसमें बंदूक को घुसा करके और तब छोड़ी जाती है। और कई पिक्चर में भी देखे होंगे। तो इस तरह से आपको पता होगा कि वो पीछे की ओर धक्का देता छोड़ने के बाद, जिस कारण उसे कांख पे दबा करके छोड़ा जाता है। वो मजबूती मिलती है क्योंकि वो पीछे की अगर सीधे दौड़ेगा धक्का देगा, हमारे सीने में लगेगी, चोट लग सकती है, हम गिर सकते हैं, हम डेथ तक कर सकते हैं। उसमें इतनी धक्का, इतनी प्रेशर होती है। क्यों? क्योंकि वहां न्यूटन का तृतीय नियम लग रहा है। साथ ही मैंने यही बताया कि फर्श पर अगर हम कूदते हैं जहां पक्का फर्श है और वह चोट लगता है, वह भी न्यूटन का क्या होगा, तृतीय नियम होगा। या फिर बॉल को दीवार पर मारते हैं और फिर पुनः वह वापस आता, वह भी न्यूटन का तृतीय नियम है। तो तृतीय नियम भी आपने क्लियर किया। प्रथम नियम समझ गए, वो पहले वीडियो डाल दिया। द्वितीय नियम भी इस वीडियो में समझ गए। द्वितीय नियम, संवेग का नियम और तृतीय नियम इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर देगा। जिनको कहीं प्रॉब्लम है, वीडियो आप पुनः दोबारा देखिएगा, क्लियर ही रहेगा, समझ रहेगा। और समझ के लिए ही आपको पढ़ना है, आपको देखना है, ना कि रटना होगा। रटने के लिए माध्यम अलग है, अलग सब्जेक्ट होती है, लेकिन इस सब में रटना जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए मैं वीडियो यही समाप्त करता हूँ। अगले फिर वीडियो में मैं फीस लेकर ही आऊंगा। अभी मैं 2 वीडियो ही लगातार डाल रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।